हाँ, तो अब क्या देखना, हमने लास्ट में क्या देख लिया, जापान की क्या कंडीशंस वगैरह थी। अब साथ ही साथ हम देख लेते हैं बाकी के मतलब नेशंस में कैसी क्या पोजीशन थी बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। तो एशिया में हमने देख लिया, ठीक है। फिर हम देखेंगे अफ्रीका, अफ्रीकन नेशंस में क्या रहता है, बेचारे दे वर ट्राइंग टू फाइट देयर फ्रीडम स्ट्रगल। इंडिया जैसी हालत थी। फर्स्ट नेशन बस इतना याद रख लो, 1957 में फर्स्ट नेशन थी कौन सी, अफ्रीका की, घाना, जो फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉलोनियल रूल, है ना। और फ्रीडम मूवमेंट किसने लीड किया था घाना का, इसका नाम याद रखना, क्वामे निक्रुमा। ठीक है, इसने किया था। अब क्या हुआ कि ईरान की बात कर लेते, ईरान में कैसी कंडीशन चल रही थी। देखो ईरान में भी क्या होता, शाह रेजा डायनेस्टी चलती थी, शाह रेजा, शाह रेजा डायनेस्टी, शाह रेजा डायनेस्टी वगैरह चलती थी, किंगशिप वगैरह चलता था। तो इसमें क्या किया गया, पहले मोनार्की चलती थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोगों का एक पीपल्स रेवोल्यूशन बोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईरानियन रेवोल्यूशन। ईरानियन रेवोल्यूशन, पीपल्स रेवोल्यूशन बना और एक पार्लियामेंट बना। इस पार्लियामेंट का नाम क्या था ईरान में, मजलिस। मतलब देखो हर जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपको पता है कि भाई क्या होता है, मैं ये मतलब मान के चलो आपने अच्छे से पढ़ा है, क्या नाम है आपके पॉलिटी में। फिर चाइना का हमने डिटेल में केस स्टडी दिया था। चाइना में क्या हो गया था, बॉक्सर रेवोल्यूशन, मांचू डायनेस्टी को हटा दिया गया था। तो 1911 में क्या हो गया था, वहाँ पे बॉक्सर रेवोल्यूशन हुआ था। बॉक्सर रेवोल्यूशन के जस्ट बाद चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था और चाइना रिपब्लिक बन गया था। कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, डॉक्टर सन याट सेन। सन याट सेन बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। ठीक है, पर चाइना पे देखो एक तरीके से पूरा यूरोपियंस और जापान ने पकड़ बना के रखा था, चाइना का ऐसा कुछ था नहीं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्की की क्या पोजीशन थी। अब देखो टर्की में क्या हुआ करता था कि नेशनलिज्म फीलिंग, देखो ये अप्रोक्स आपका 14th सेंचुरी से ओटोमन अंपायर हुआ करता था। ओटोमन अंपायर मतलब ये क्या था, मोनार्की, मोनार्की। अब देखो लोगों, मोनार्की पिछले 400-500 सालों से थे। देखो कहानी यहीं से शुरू हुई थी ओटोमन से। ओटोमन अंपायर टर्की से स्टैब्लिश हो के आप देखोगे एशिया माइनर वाले रीजन से होते होते ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप से पोलैंड के कुछ पार्ट ऑफ पूरे बल्कन पेनिनसुला पे कंट्रोल करके 400 सालों से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो गया था, धीरे 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 देखो दो एथनिसिटी थी। ये देखो आज भी जो बोस्निया हर्जगोविनिया कोसोवो इन सब रीजन पे किस चीज को लेकर फाइट है, क्रिश्चियनिटी। दो मेजर रिलीजन से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनको लेके कन्फ्रंटेशन होता ही रहता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। उस टाइम पे भी सेम चीजें थी। तो दो वेस्टर्न यूरोपियन नेशन थे, ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी स्टैब्लिश हो जाए ताकि यहाँ पे कॉलोनीज बनाने में ईजी पड़े। और ओटोमन अम्पायर ने यहाँ पे मुस्लिम डोमिनेंस बना के रखा था। तो जो स्लैव नेशनलिस्ट वगैरह थे, ये मेनली क्रिश्चियंस थे। ये क्या हमने स्टार्टिंग में बात की, धीरे 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 अपना इंडिपेंडेंस एश्योर करने लगे थे। अब देखो क्या ऐसा रीजन हुआ था जिसकी वजह से ओटोमन अम्पायर आपका 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी से वीक होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, देखो टर्की में क्या हुआ, रेनेशा आया, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग। ठीक है, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग के साथ साथ क्या हुआ, सीरिया, इराक, लेबनान, पैलेस्टाइन, इन सभी एरियाज में भी क्या हो गया, नेशनलिस्टिक फीलिंग्स आई। यहाँ पे देखो टुनीशिया में एक जगह है, टुनीशिया करके एक जगह है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन चालू हुआ जिसका नाम था जैस्मिन रेवोल्यूशन। ये जानने की जरूरत नहीं, अभी हम टर्की की बात करें जैसे मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो जैस्मिन रेवोल्यूशन का मेन मैंडेट क्या था, what was the main mandate of Jasmine Revolution? To remove monarchy from Middle East and establish democracy or secular state. ठीक है, तो टर्की में भी ये चीज है। तो टर्की के आर्मी ऑफिसर्स एंड रिफॉर्मर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यंग टर्क्स, मेड बाय आर्मी मैन एंड रिफॉर्मर्स। ठीक है, ऑन द अगेंस्ट द टैनिट और अगेंस्ट द एट्रोसिटीज, अत्याचार ऑफ सुल्तान। सुल्तान के अत्याचार के अगेंस्ट में ये क्या बनाना चाहते थे, टर्की को एक सेक्युलर रिपब्लिक स्टेट, टर्की को क्या बनाना चाहते थे, एक सेक्युलर रिपब्लिक स्टेट। तो इस वजह से क्या हो गया, टर्की में इंटरनल रेबिलियन शुरू हो गया।
और ये क्या डिमांड करने लगे कि भाई सबको इक्वल राइट्स दिया जाए, सबको इक्वल राइट्स दिया जाए टर्की में। तो इसके वजह से ओटोमन एम्पायर धीरे धीरे वीक होने लगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसने उठाया? ऑस्ट्रिया ने उठाया। ऑस्ट्रिया ने ओटोमन पर अटैक किया, अल्बेनिया को रिलीज करवा दिया, बोस्निया हर्जगोविना को रिलीज करा दिया। इसी का फायदा उठा के स्लाव्स वगैरह मिलके क्या बन गए? एक सर्बिया करके कंट्री बन गई। और सर्बिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़ने लगे। ऑस्ट्रिया को कौन सपोर्ट करता था? जर्मनी। सर्बिया को कौन सपोर्ट करता था? रशिया। तो अलग 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 इसमें एक्सिस वगैरह बनने लगे। सिमिलरली साउथ अमेरिका में क्या था? मेनली फ्रांस, स्पेन और यूएसए की कॉलोनीज वगैरह थी। ठीक है, तो देखो मेन क्या हो गया, यूरोप में किस चीज को लेकर लड़ाई हुई? अदर कॉलोनीज तो थी, साथ ही साथ मेन किस चीज को लड़ाई हो रही थी? तो ओटोमन अम्पायर के बाद जो ईस्टर्न क्वेश्चन राइज हुआ था, ईस्टर्न क्वेश्चन के बाद से क्या होने लगा, बहुत ज्यादा आपका आपस में यूरोपियन नेशंस का कन्फ्रंटेशन होने लगा। उसका इम्पैक्ट हमें जापान में भी देखा, उसका इम्पैक्ट यूएसए तक भी देखा, और अफ्रीका तो खुद, अफ्रीका, इंडिया, ये सब खुद ही उलझे हुए थे।